Hello, friends. This is Meeta. I work at Sports Check Canada. I follow Ricky Chadha at Astro Healer on YouTube. Thank you. हेलो दोस्तों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ये है बात आने वाले साल की 2022। ये वीडियो मैं पहले ही बता दूं थोड़ा सा लंबा बन सकता है, तो अगर आप अभी इस टाइम पे बहुत व्यस्त हैं तो आप कृपया करके इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए। आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा तो क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपके लिए खास बनाया गया है। मैं इस वीडियो में राशि लग्न के बारे में बात ना कर करके जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि जब 31 दिसंबर को रात को 12:01 पे जब नया साल लगेगा तो मैंने उसकी पहली कुंडली बनाई है, उसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद साल का जो पहले 3 महीने हैं यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है, इस ये जो 4 महीने हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इस 4 महीने में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी जानकारी जो मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये 31 तारीख को रात को 12 बज चुके होंगे और सिर्फ 1 मिनट हुआ होगा, तो मैंने उस टाइम की एक कुंडली बनाई है। मैं चाहता हूं कि उस कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए, आप समझिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला जो कुंडली बन रही है वो लग्न जो है वो है कन्या राशि। इसके जो स्वामी हैं बुध, वो 5वें घर में बैठे हुए हैं शनि देव के साथ। जब ये कुंडली बनी तो इस कुंडली में ऑलरेडी पहले से ही काल सर्प योग दिख रहा है। इस योग को जहां पर तीसरे में केतु और अगर 9वें स्थान में अगर राहु हो तो इसको हम कहते हैं शंका चूड काल सर्प योग। ये एक्चुअली 15 दिसंबर को लग चुका है और ये 22 अप्रैल तक रहेगा, ठीक है। यानी कि अब हमें ये 4 महीने जो गुजारने हैं ये हम काल सर्प योग में ही भी गुजारेंगे, लेकिन बीच बीच में जब चंद्रमा इन राशियों से आगे चले जाएगा तो ये काल सर्प योग कुछ दिनों के लिए 14-15 दिन के लिए धीमा पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी काल सर्प योग का जो बैकग्राउंड है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आप ध्यान से देखिए, तीसरा घर जो है जिसको हम पराक्रम का भाव कहते हैं, जहां पे हम वो कहते हैं हमारे में एक्शन है, करेज है, पराक्रम है और हमारे पड़ोसी है, पड़ोसी देश भी हो सकते हैं, जो भी है उसमें आप केतु को देख पा रहे हो चंद्रमा के साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट है मंगल का वहां पे होना। मंगल अपनी ही राशि में तीसरे भाव में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसे आपको बताया था ये एक बहुत ही इमोशनल साइन है। यहाँ पर मंगल थोड़ा सा इमोशनल बैठा हुआ है। वहीं पे देखिएगा कि देखिए ये जो 1 तारीख को कुंडली बनी है ये हमें बताती है कि ये साल कौन से क्या टेस्ट लेकर के आपके सामने आया है। चौथा घर जो है जो माँ का भी है, प्रॉपर्टी का भी है, लैंडेड प्रॉपर्टी का भी है, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या होगा। तो अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसके जो मालिक है वो छठे घर में बैठे हुए हैं, इस जगह पे ये पोजीशन ठीक नहीं है, तो रियल स्टेट जो है उसको धक्का लग सकता है। लेकिन वहीं पर आप देखोगे तो शुक्र जो यहाँ पर आप देखोगे, शुक्र जो है वीनस इस पोजीशन में जो है वो दूसरे घर से होकर के यहाँ पे और नवम स्थान भाग्य स्थान से इस जगह बैठा हुआ है। तो मैं देख पा रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद फिल्म इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, होटल्स, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, इसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी, इनकी बिजनेस में आगे बढ़ोतरी हो सकती है। फिर आप देखोगे यहां पर लग्न के स्वामी अगर यहां पे आकर के अगर बैठे हैं, त्रिकोण भाव है,
तो यहाँ पर मैं शेयर मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ देख पा रहा हूँ, लेकिन शनि देव का वहाँ पे होना थोड़ा सा उसको कंट्रोल भी करेगा, लेकिन बुध की जो स्थिति है उसके हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा होगा। अब हमें समझना है कि शनि देव 29 अप्रैल को यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, और उससे पहले 13 अप्रैल को गुरु यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, यानी कि वो कुंभ राशि से मीन में चले जाएंगे, ये मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये भी आप देख लीजिएगा। शनि देव का छठे घर में आना हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि छठे घर में वो अच्छा प्रभाव देता है। गुरु भी 7वें घर में अपने ही खुद के घर में जा रहे हैं, तो उसकी परिस्थितियां बेटर है, अच्छा है। बात करेंगे हम कि 12 अप्रैल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 अप्रैल को राहु जो हमेशा उल्टी चाल चलते हैं वो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, केतु यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ये जो परिस्थिति है इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। राहु अगर 8वें घर में आता है, 8वें घर से हम देखते हैं ऐसी विद्या जिसे हम तांत्रिक कह सकते हैं, मिस्टिसिज्म कह सकते हैं, ऑकल्ट कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी इसमें आती है, और ऐसा अध्ययन जो हम करते हैं बहुत डीप रिसर्च में जाके करते हैं, बहुत डीप। और वहीं पर राहु यहाँ पर जब आता है तो ये एक ऐसा है जहाँ पे षड्यंत्र भी रचा जाता है। खैर, ये तो कुंडली मैंने बनाई है कि रात को 12:01 पे क्या होने जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको काल पुरुष कुंडली से देखें, जहाँ पे मेष राशि को अगर मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊं तो यहाँ से राहु यहाँ आ रहा है, मतलब ये मेष राशि में यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं देख पा रहा हूँ, मैं कितना सही हूँ गलत हूँ तो आगे पता पड़ेगा। और ये मेरा खुद कुछ लोगों के साथ में मिल करके कुछ बातें हुई हैं, उसके बाद ये बात निकल के आई है कि 2022 में कुछ एलियंस, बाहर की दुनिया के जो है यूएफओस जिसको हम कहते हैं, ऐसी कुछ हरकतें, ऐसी कुछ चीज़ें हमको सुनाई देंगी, नजर आएंगी, हो सकता है। और वैसे भी मैंने आपसे पहले भी कहा है 2030 तक, 2020 से लेके 2030 के बीच में इस दुनिया में काफ़ी कुछ होने जा रहा है। जो मुझसे पूछो तो एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छा है, जबकि सामने जब दिखता है तब हमें लगता है कि नहीं, ये तो सब तहस नहस हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। हाँ, बर्बाद हो रहा है क्योंकि कभी कभी घर साफ करना पड़ता है, कभी कभी कुछ चीज़ों को, दिवाली आती है तो घर साफ करते हैं ना, वो बस धरती माँ भी साफ कर रही है, वो सफाई की बहुत ज़रूरत भी है। खैर, एनीवे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बढ़ने जा रहा है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 2022 जब शुरू हो रहा है तो ये काल सर्प योग के बैकग्राउंड में है। यहाँ पर जो धीमे चलने वाले जो ग्रह हैं, जिसको हम, जैसे कि शनिदेव है, गुरु हैं, राहु और केतु है, ये धीमे चलने वाले ग्रह हैं। ये ज़्यादातर मकर राशि में, यानी कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से नेचुरल जिसको बोलते हैं 10वां घर है, उसमें ये चल रहे हैं। और वहीं पर राहु केतु जो है वो वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं अभी फिलहाल, और करेंगे भी अप्रैल तक। मंगल 15 दिसंबर को 2021 को केतु के साथ में युति में आ चुका है, और वहीं से काल सर्प की शुरुआत हुई है। और ये काल सर्प योग जो है वो 22 तारीख तक रहेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं ग्रहों का अस्त हो जाना। ग्रह अस्त कब होते हैं? ग्रह अस्त होते हैं जब वो सूर्य के बहुत नजदीक आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। सूर्य की इतनी रोशनी होती है कि उसमें ग्रह अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाते, वो जल जाते हैं। अब जो मकर राशि और कुंभ राशि, ये दो राशियों के अंदर आप देखोगे कि ज़्यादातर ग्रह यहाँ पर अस्त हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं बताता हूँ।
मैं चाहता हूं कि आप अपने इस डेट्स को, इस तारीखों को आप लिखो। सबसे पहले आप देखोगे कि 17 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक बुध अस्त होने जा रहे हैं, और फिर वो होंगे 18 अप्रैल से लेकर के 18 मार्च से 12 अप्रैल तक वो अस्त रहेंगे। इस दौरान जब वो अस्त रहेंगे तो वो कहते हैं ना कि हम आ, आ, अपने बारे में सोचना, सेल्फिश हो जाना, ऐसी कुछ हमारी सोच हो जाएगी उस टाइम पे, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। उसमें चाहे फिर कोई भी चीज़ हो, ईमेल हो, मेल हो, टेलीविज़न हो, जिससे हम मैसेजेस पास कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। आपसे बात करने में या किसी को मेल करने में या अपने कुछ शब्दों से भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मैं चाहूँगा कि उस वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले 10 बार उसको पढ़ लीजिए कि आप कहीं गलत डॉक्यूमेंट साइन ना करते हैं। चीज़ों को रख के भूल जाना, ऐसी स्थिति भी होने की संभावना हो सकती है। बहुत से लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस भी हो सकते हैं। बुध हमारे विवेक का और हमारे बुद्धि का कारक है। अगला जो ग्रह है जो अस्त होगा वो होगा 24 फरवरी को, और 24 फरवरी से ये 23 मार्च तक लगभग एक महीना ये अस्त रहेंगे, और वो है गुरु। गुरु का यहाँ पे अस्त हो जाना थोड़ा सा डेंजरस माना गया है। जो भी लोग आपस में जुड़े हैं और एक किसी कार्य में काम कर रहे हैं, चाहे वो कार्य कुछ भी क्यों ना हो, तो अगर हम 50 लोग मिलकर के कोई चीज़ को, लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य टूटता टूटता नजर आएगा। यानी कि अपने सेल्फिश रीजन की वजह से ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अजीब तरह के आइडियाज़ और कुछ बातें ऐसी होंगी और जिसमें लोगों के आत्मसम्मान को धक्का पहुंचना, ये भाषाओं को लेके, धार्मिक चीज़ों को लेकर के बहुत अपवाद फैल सकता है, और वो ऐसे भी आज भी फैल रहा है। लोगों से झूठ बोलना, धोखा देना, धोखाधड़ी करना, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी बहुत। हाँ, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का ऐसा कोई भी शुभ काम आपके घर में नहीं होना चाहिए, आपके परिवार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जब अस्त होते हैं तो जैसे शादी ब्याह भी आपको नहीं करनी चाहिए। अगला जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र जो अस्त होने जा रहे हैं वो होंगे बहुत कम समय के लिए, 6 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक। अब ये बहुत ही छोटी अवधि है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दिनों के अंदर भी आप देखोगे कि आप लोगों को समझ नहीं पाओगे। खास करके प्यार मोहब्बत में तकलीफ़ें ज़्यादा आएगी, और लोग आप अनईजीनेस फील करोगे, और दूसरे लोग आपको बहुत जल्दी रास्ता भटका देंगे और आप उनके बातों में आ जाओगे और निकल पड़ोगे कहीं पर भी, चाहे फिर वो अपने आइडियाज से, अपने विचारों से, अपनी फिलॉसफी से आपको यहाँ वहाँ घुमा दे। इस वक्त भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो कि जिसे हम शुभ कार्य कहते हैं। अब जो आती है बात वो है शनिदेव के अस्त होने की। शनिदेव का अस्त होना 12 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक है, जो ये भी एक महीने के लिए है। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि सबसे पहले तो हमें समझना है कि मकर राशि और शनिदेव दोनों ही का जो मेन कारक जो है वो है कि वो आपके प्रोफेशन को, आपकी सोसाइटी को, मार्केट में मुनाफे को, इन सब चीज़ों को ये देखते हैं, इनका विचार किया जाता है। शनिदेव का यहाँ पर अस्त हो जाना मतलब खाली हिंदुस्तान नहीं, मैं पूरी दुनिया के अगर उस तरह से देखूं तो वो कहते हैं ना,
सभी लोगों में एक तरह से एक सेल्फिशनेस, चीट करना, अ, किसी कार्य में आप काम कर रहे थे, अच्छा कार्य है, करना भी चाहिए, लेकिन आप उस कार्य में भी गलत सलत आपके मन में विचार आएंगे। आप हो सकता है कि कुछ लोगों से इलीगल एक्टिविटी हो जाए, टेबल के नीचे से पैसा लेने वाली बातें, रिश्वत लेने वाली बातें, ऐसी बातें आप हो सकती है, यहाँ पे बहुत संभावना है इसकी। ये बात थी ग्रहों के अस्त होने को लेकर के। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक होती है जिसे हम कहते हैं युति, यानी कि जब एक किसी राशि में एक से अधिक ग्रह और खास करके दो से अधिक ग्रह जो बैठ जाए, इसको हम कहते हैं कंजंक्शन, या इसे हम हिंदी में कहते हैं युति होना। अब ये युति होना तो ठीक है, लेकिन आप ये देखोगे कि सारी की सारी युतियां जो हो रही है वो मकर राशि में हो रही है, यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित जो राशि है वो मकर राशि ही है। और इतनी अनबैलेंस्ड ये जो युतियां हो रही है, और क्योंकि ये 10वां घर है तो यहाँ पर आपके प्रोफेशन को लेके, आपकी सैलरी को लेकर के, आपके पापा को लेकर के, आपके सोशल स्ट्रक्चर को लेके, आपका स्टेटस को लेके, इमेज को लेके, नाम शोहरत को लेकर के यहाँ पे ये सब बातें होने जा रही है। आप देखोगे कि इसका जो नतीजा है वो ऐसा होगा कि पूरे की पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे दुनिया में, पूरे समाज में एक तरह की उथल पुथल देखोगे आप। वहाँ पर इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। अब ये युतियाँ कब बन रही है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, 4 ऐसे ग्रह हैं जो मकर राशि में 30 और 31 जनवरी को साथ में बैठ रहे हैं, और वो दिन जो है वो अमावस्या का भी है। अब अमावस्या का है तो 2 ग्रह तो हमको समझ में आ ही जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये साथ में होते तभी तो अमावस्या लगी। अब उसके बाद में है बुध, जो कि बुद्धि के कारक है, और साथ में है शनिदेव। अब यहां पर इसे कहते हैं ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध में कैसा होता है, अगर 4-5 ग्रह है तो जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री में आगे बढ़ चुका है वो बाकी सब ग्रहों को राजा की तरह कंट्रोल करता है। लेकिन यहां पर शनिदेव के खुद का ये घर है मकर राशि, तो शनिदेव सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे सिवाय उन दिनों के जब वो अस्त रहेंगे। ठीक है, और शनिदेव सभी लोगों के ऊपर कंट्रोल पकड़ के रखेंगे। फिर आप देखोगे 5 ग्रह फिर से मकर राशि में 27 और 28 फरवरी को, 27-28 फरवरी को कौन से 5 ग्रह है? शनिदेव है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है और मंगल है। ये 5 ग्रह साथ में है। अब यहाँ पे मंगल की शनिदेव के साथ में युति होना ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी शनि और मंगल की युति होती है, युद्ध, भूकंप, एक्सीडेंट्स, ये बहुत देखा गया है। खैर, ये जो आपको खाली ये देखना होगा कि आपकी कुंडली उठा करके आप देखिए कि ये जो मकर राशि यानी कि जिसपे 10 नंबर लिखा है, यहाँ पे 10 नंबर यहाँ है, ये 10 नंबर आपकी कुंडली में कहाँ पे हैं? उस घर में सबसे ज्यादा, बिकॉज जब ये 5 ग्रह साथ में युद्ध कर रहे होंगे उस टाइम पे बाकी के जो घर होंगे वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, यानी कि पूरी की पूरी एक्टिविटीज इसी घर के अंदर होगी। आप देखोगे सब उसी टाइम पे चल रहा है। ये हो रही है 27 और 28 फरवरी को। मैं देख पा रहा हूं कि खास करके आपके प्रोफेशन में, आपके सोशल स्टेटस में बहुत ही अनबैलेंस्ड एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे दिक्कतें वहाँ पे पैदा हो जाएं। हो सकता है कि आपके बॉस या तो फिर आपके पिताजी के साथ में आपकी थोड़ी सी कहासुनी हो जाए, और
बॉस आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें, पिताजी आप पे हावी होने की कोशिश करें, फ्रेंड सर्कल में, सोशल जगहों पे भी डिस्टर्बेंस दिखता है यहाँ पे। फिर एक युति होने जा रही है 27 और 28 तारीख को, ये भी मकर राशि में हो रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे 4 ग्रह हैं, शनिदेव और मंगल अभी भी बने हुए हैं, और फिर शुक्र आ जाएंगे, चंद्रमा आ जाएंगे। ये 4 ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। शुक्र इसमें से एक स्त्री को, फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा इमोशंस को करते हैं। तो इस वक्त इमोशंस थोड़े से कंट्रोल करने होंगे। औरतों को लेकर के कुछ समस्याएं हो सकती है, जैसे मैं नहीं चाहता हूँ बोलना, लेकिन औरतों को लेकर के दिक्कतें कुछ अब समय में आ सकती है। अब हमें देखना है कि इस दौरान जनवरी से लेकर अप्रैल तक कौन से ग्रह कब कब गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले है राहु और केतु। ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं 12 अप्रैल को। वो राहु वृषभ राशि से मेष राशि में जा रहे हैं, केतु वृश्चिक राशि से तुला राशि में जा रहे हैं। वृषभ राशि और वृश्चिक राशि वैसे बहुत अच्छी राशि थी राहु और केतु के रहने के लिए, लेकिन अब जिन राशियों पे जा रहे हैं इसमें ये दोनों इतने अच्छे कंफर्टेबल नहीं है, ये इतने खुश नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी नजर आएगी आपको। वहीं पर आप देखोगे गुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो कुंभ राशि को छोड़ करके मेष राशि में जा रहे हैं। और शनि देव फाइनली अप्रैल की 29 तारीख को वो मकर राशि को छोड़ करके प्रवेश करेंगे आपके कुंभ राशि में। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का मिडिल पीरियड शुरू हो जाएगा, और मीन राशि वालों के लिए 7.5 शुरू हो जाएगी। एक झटका सा थोड़ा सा लगेगा। अब ये जो 4 ग्रहों की मैंने अभी बात की, इनके इस ट्रांजिट होने से छोटा मोटा जो मैं प्रभाव आपको बता सकता हूं, बाकी तो मैं पूरा विश्लेषण बताऊंगा आप लोगों को आपके लग्न के हिसाब से। जुपिटर का अपने खुद के घर में जाना, मीन राशि में जाना, ये एक अच्छा अनुभव लेके आएगा, अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि वो अपने खुद की राशि में जा रहे हैं। वहीं पे शनि देव जो मकर राशि से कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ भी उनकी खुद की राशि है, लेकिन मकर राशि कर्म स्थान था, अब जा रहे हैं वो लाभ स्थान में 11वें घर में, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में जा रहे हैं। यहाँ पे इनका फ्लेवर चेंज हो रहा है, इनका टेस्ट चेंज हो रहा है, और दोनों ही राशि इनकी खुद की राशि है। शनिदेव चाहे तो बहुत कुछ मुनाफा भी दे देंगे आपको। राहु केतु अब इस राशि में, यानी कि तुला और मेष राशि में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो जिसे कहते हैं ना पॉजिटिविटी की कमी रहेगी, बहुत नेगेटिव फील आपको आएगा। और उसके अलावा जो मैंने आपसे बात कही थी वो, अब यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप लोग से इजाज़त लेता हूं। मेरे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा, क्योंकि अब मैं इस जो आपने पूरा देखा है इसके ऊपर अब मैं अध्ययन करके अलग अलग राशियों पे, अलग अलग लग्नों पे इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके बारे में बता दूंगा। और मैं अप्रैल तक नहीं, दिसंबर तक की पूरी बात करूंगा। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करना तो कतई ना भूलें आप। थैंक यू।